स्वागत है बच्चे। आज 41 नंबर सेट में देखते हैं क्या है प्रश्न आपका। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है बेटा। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो बच्चे जब भी दृष्टि दोष की बात करेंगे तो दृष्टि दोष मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे दृष्टि दोष मुख्य रूप से आपको 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो सबसे पहला होता है मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं क्या? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। और इस दृष्टि दोष में क्या होता है बेटा? तो आपको निकट की वस्तु तो अच्छी दिखेगी लेकिन दूर दृष्टि प्रभावित होता है। निकट अच्छा होगा लेकिन दूर दृष्टि आपकी प्रभावित होती है। दूर दृष्टि प्रभावित होती है। दूर दृष्टि क्या होगा? प्रभावित रहता है। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो बच्चे उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मायोपिया में कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया आ जाइए। हाइपरमेट्रोपिया आ जाइए, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष, ध्यान दीजिएगा, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? तो दूर की वस्तु आपको अच्छी दिखेगी लेकिन निकट का वस्तु आपको अच्छा दिखेगा नहीं बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या होगा कि निकट दृष्टि प्रभावित होती है। दूर अच्छा लेकिन निकट दृष्टि क्या होगी? प्रभावित होती है। ध्यान में रखिए बच्चे, निकट दृष्टि प्रभावित होगा, एकदम ध्यान में रखना है। और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। और तीसरा दृष्टि दोष देखिए, ये क्या हो गया? तो ये प्रेस बायोपिया होगा। तो निकट भी खराब हो गया, दूर भी आपको खराब हो जाएगा प्रेस बायोपिया में। और इसको दूर करने के लिए बायफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। और अंतिम दृष्टि दोष क्या हो गया? तो बच्चे अंतिम दृष्टि दोष हो गया एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता होता है। और अबिंदुकता में क्या होगा? तो अबिंदुकता में ठीक है, आपको वर्टिकल तो दृष्टि अच्छी रहती है, वर्टिकल दृष्टि अच्छी नहीं रहती है, हॉरिजॉन्टल दृष्टि आपकी क्या होगी? बहुत अच्छी होती है बच्चे। तो इसको दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। तो एकदम याद रखिएगा, मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और ठीक है आपको हाइपरमेट्रोपिया यानी निकट दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या आपको उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और आपको देख लीजिए प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो बायफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। और आपको एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सिलिंड्रिकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान में रखिए। अब देखिए कह रहा है निकट दृष्टि दोष क्या होगा? अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस यानी आपको -D के चश्मे का उपयोग किया जाता है, -D के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, MHPA बच्चे अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, बायफोकल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल औ ठीक है, बायफोकल, ठीक है, बायफोकल, ठीक है, आपको बायफोकल और सिलिंड्रिकल, ये ध्यान में रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है बच्चे। ये देखिए, ठीक कह रहा है किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें मौजूद कणों की संख्या होगी 6.022 × 10⁻23। बच्चे मोल का मतलब क्या होता है? मोल मतलब होता है, मोल शब्द दिया था किसने? शब्द दिया ओस्टवाल्ड ने। शब्द दिया किसने? तो शब्द दिया था एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका ओस्टवाल्ड, इसने दिया था शब्द बच्चे। और याद रखिएगा मोल का मतलब होता है हिप। हिप मतलब क्या होता है? ढेर होता है, ढेर हो गया। मोल का मतलब हो गया ढेर या हिप होता है। मोल याद रखिएगा बच्चे, मोल यानी ठीक है आपको 6.022 × 10⁻23 या तो अणु होगा या परमाणु होगा, या तो अणु होगा या क्या होगा? परमाणु होगा। तो ठीक है आपको अणु या परमाणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। और मैंने कहा भी है आपको कि नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो क्या करते हैं? तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा क्या होगा? आणविक द्रव्यमान, यानी गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा क्या होगा? मोलर मास हो जाएगा। गिवन मास बटा क्या होगा? मोलर मास हो जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, मोलर मास हो जाएगा। गिवन मास बटा मोलर मास के अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे ठीक है नंबर ऑफ मोल्स कहा जाता है। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, सारा हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए कैल्शियम के बहुत सारे यौगिक होते हैं, और कैल्शियम के कौन कौन से यौगिक होते हैं तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले होगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको ठीक है क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ठीक है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, और इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम। बिना बुझा चूना बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो बच्चे क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्विक लाइम कहते हैं। और देखिए दूसरा क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH हॉल 2 हो गया, CaOH हॉल 2 हो गया। और याद रखिए इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं, या इंग्लिश में होता है क्या, इसको स्लैग्ड लाइम कहा जाता है, स्लैग्ड लाइम कहा जाता है, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा बच्चे, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। और फिर देख लीजिए बच्चे, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसको क्या बोलते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। और ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसको क्या कहते हैं तो संगमरमर कहा जाता है, संगमरमर कहा जाता है। तो ये सब ध्यान में रखिए, ठीक है, आपको बार बार क्वेश्चन पूछेगा। या चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम जो है यह क्षारीय मृदा धातु, एकदम ध्यान में रखिएगा, इसकी परमाणु संख्या क्या होगा तो 20 होगा, और इसको क्या कहते हैं तो क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। एकदम याद रखिए, क्षारीय मृदा धातु इसको कहते हैं बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए अनबुझा चूना कौन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। बुझा हुआ चूना कौन होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे इस पर प्रश्न पूछा जाएगा बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ देख लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश में प्रत्येक 2 उपधातु होते हैं। बच्चे सबसे पहली बात क्या कि उपधातु की संख्या कितनी, तो उपधातु की संख्या आपको हो गया 7। क्या हो गया 7। अब देखिए ठीक है, आपको पता होगा कि 16वें वर्ग में, ध्यान दीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं। आवर्त की बात बोल रहा है बच्चे, तो एकदम ध्यान में रखिएगा कौन कौन सा आवर्त हो गया। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं बोरोन, पहला उपधातु बोरोन, और ये किस आवर्त में है तो 2 और 3 5 हो गया बच्चे। तो ये दूसरे आवर्त का तत्व है। दूसरे आवर्त में केवल और केवल एक उपधातु होता है। अब देखिए क्या होगा, तो अब ले लेते हैं हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लीजिए। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है आपको किस आवर्त में तो 2 8 और क्या हुआ 4, यानी ठीक है तीसरे आवर्त में सिलिकॉन पाया जाएगा। तीसरे आवर्त में कौन पाया जाएगा तो सिलिकॉन पाया जाएगा बच्चे, तीसरे आवर्त में सिलिकॉन। लेकिन जर्मेनियम और आर्सेनिक देखिए एक ही आवर्त के तत्व हैं, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी होता है। तो जर्मेनियम और आर्सेनिक दोनों एक ही आवर्त में पाए जाएंगे। तो बच्चे एकदम देखिए क्या करा, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और देखिए फिर क्या होगा, टेल्यूरियम और पोलोनियम, आर्सेनिक और क्या होगा एंटीमनी, टेल्यूरियम और एंटीमनी हो गया बच्चे, टेल्यूरियम और एंटीमनी हो गया। तो 4 और 5 में आवर्त संख्या 4 और आवर्त संख्या 5 में क्या होगा 2 उपधातु क्रमशः पाए जाते हैं। तो आवर्त संख्या 4 और 5 में 2 उपधातु क्रमशः पाए जाते हैं। ध्यान में रखिए बेटा, ठीक है। आवर्त संख्या 4 और 5 में 2 उपधातु पाए जाते हैं, ठीक है। आवर्त संख्या 4 और 5 में 2 उपधातु पाए जाते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा, बार बार पूछेगा बच्चे, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आपसे बार बार पूछेगा, ठीक है। तो एकदम याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि किस आवर्त में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और इसको एलेबरेट करते हैं। आपको पता होगा बच्चे मैंने क्या क्या बताया कि देखिए सबसे पहली बात क्या कि आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, ध्यान दीजिए बच्चे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम किस आवर्त में, तो सिलिकॉन जो है तीसरे आवर्त में, और ठीक है जर्मेनियम जो है चौथे आवर्त में पाया जाता है। फिर देखिए आपको क्या होगा, आर्सेनिक और एंटीमनी किस में, तो आर्सेनिक और एंटीमनी बेटा ये पाया जाता है चौथे आवर्त में, और 5वें आवर्त में क्या पाया जाएगा तो टेल्यूरियम पाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, किस किस में कौन कौन सा पाए जाते हैं। बच्चे आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं भाग में क्या होगा धातु होगा, और दाएं भाग में क्या होगा अधातु होगा। देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि देखिए जब भी ठीक है आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेगा तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है, कुल मिलाकर के 7 उपधातु होते हैं। कितने उपधातु, तो 7 उपधातु हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए 7 उपधातु में कौन कौन उपधातु होगा, तो बोरोन किस में हो गया, तो बोरोन जो है दूसरे आवर्त में ही पाया जाता है। चलिए कोई बात नहीं है बोरोन। उसके बाद आ गया सिलिकॉन
और जर्बेनियम, सिलिकॉन और जर्बेनियम, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी, उसके बाद क्या हुआ, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ध्यान दीजिए बेटा, ये कुल मिलाकर के कितने हो गए, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ध्यान दीजिएगा जरा, अब हम एक तरफ से बात कर रहे हैं, ये देखिए मेरी बात समझिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात क्या कि आपको किस, ठीक है, आवर्त में पाए जाते हैं। तो बच्चे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, तो सिलिकॉन, जर्बेनियम, ठीक है, आर्सेनिक। ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक और, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन किसमें, तीसरे आवर्त में, ठीक है। चौथे आवर्त में कौन कौन पाया जाएगा बच्चे, तो यहाँ चौथे आवर्त में देखिए सिलिकॉन पाया जाएगा तीसरे आवर्त में, एक तरफ से मैं बात कर रहा हूं। बोरोन किस में पाया जाएगा, तो दूसरे आवर्त में। सिलिकॉन किस आवर्त में पाया जाएगा, तो बच्चे तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। और जर्बेनियम किस आवर्त में पाया जाएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, जर्बेनियम जो आपको होता है बेटा, जर्बेनियम जो होता है ये किस आवर्त में पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा किसमें, तो जर्बेनियम पाया जाएगा चौथे आवर्त में। किस आवर्त में, चौथे आवर्त में पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा बेटा, चौथे आवर्त में जर्बेनियम पाया जाता है, याद रखना आपको, बार बार यहां से क्वेश्चन आएगा। चौथे आवर्त में क्या पाया जाएगा, तो जर्बेनियम पाया जाएगा। और यहां देखिए आर्सेनिक किस में पाया जाएगा, तो आर्सेनिक भी चौथे आवर्त में पाया जाएगा। और एंटीमनी किस में पाया जाएगा, तो एंटीमनी और टेल्यूरियम ये पाया जाएगा आपको किस में, तो पांचवें आवर्त में। ये दोनों आपको पाया जाएगा किस में, तो पांचवें आवर्त में। और छठे आवर्त में क्या पाया जाता है, तो पोलोनियम पाया जाता है। तो शायद क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपका। बोरोन दूसरे आवर्त में, बोरोन दूसरे आवर्त में, और सिलिकॉन तीसरे आवर्त में, ठीक है। जर्बेनियम आपको चौथे आवर्त में, जर्बेनियम और आर्सेनिक दोनों चौथे आवर्त में, एंटीमनी और टेल्यूरियम पांचवें आवर्त में, और पोलोनियम जो है छठे आवर्त में पाया जाने वाला तत्व है। तो चौथा और क्या हो गया, पांचवा। ध्यान में रखिएगा, चौथे आवर्त में मैंने क्या क्या बताया बेटा, तो एकदम याद रखना है कि आर्सेनिक, जर्बेनियम और आर्सेनिक, एकदम ध्यान में रखिएगा। फिर पांचवें आवर्त में मैंने क्या बताया, तो पांचवें आवर्त में मैंने बताया, एकदम याद रखना है आपको, पांचवें आवर्त में मैंने क्या बताया, तो ध्यान में रखिएगा क्या, एंटीमनी और टेल्यूरियम, एंटीमनी और टेल्यूरियम। और छठे आवर्त में कौन हो गया बेटा, तो छठे आवर्त में पोलोनियम हो गया, तो ये याद रखिएगा। और तीसरे आवर्त में कौन हो गया, तो बोरोन हो गया। तो एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरे आवर्त में हो गया आपको सिलिकॉन, और दूसरे आवर्त में क्या हो गया, तो आपका यहां पर बोरोन हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, बोरोन किसमें, तो दूसरे आवर्त में, सिलिकॉन किसमें, तीसरे आवर्त में, जर्बेनियम और आर्सेनिक चौथे आवर्त में, एंटीमनी और टेल्यूरियम पांचवें आवर्त में, और छठे आवर्त में कौन हो गया, तो पोलोनियम हो गया। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए मैंने इतना समय भी लगाया इसमें। अब देखिए किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करेगा, तो संवेग P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। द्रव्यमान गुना क्या होगा, तो वेग होगा बच्चे। तो ये किस पर निर्भर करेगा, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल पर निर्भर करेगा। वेग के संवेग की परिभाषा बच्चे एकदम याद रखिएगा, संवेग की परिभाषा कहां से मिली, तो संवेग की परिभाषा मिल गई आपको न्यूटन के, ठीक है, पहले न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ से मिला, न्यूटन सेकेंड लॉ से मिला। संवेग, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर, ध्यान दीजिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तो संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहलाएगा, तो ये बल कहलाएगा। एकदम याद रखिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों के पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहां से मिला, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम से प्राप्त होता है। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन किस प्रकार करता है। तो बच्चे जैसे ही इस तरह के जीवों की चर्चा करेंगे तो आपको याद होगा कि बहुकोशिकीय जीव में लैंगिक जनन होता है। लेकिन ठीक है, कुछ जीव जो होते हैं जैसे राइजोपस, मशरूम, ये सब क्या है, जीवाणु, इसमें क्या होगा, तो अलैंगिक जनन होता है। और ये भी आपको क्या करेगा, बीजाणु स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा यह प्रजनन करता है। और यह अलैंगिक जनन है। कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन है। यानी ये क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन करेगा। स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा यह अपनी वृद्धि करता है। ध्यान में रखिए बच्चे, स्पोर फॉर्मेशन करेगा। पुनर्जनन प्लेनेरिया में होता है, प्लेनेरिया में होता है। ध्यान में रखिए, प्लेटी हेलमेंथिस है। विखंडन किसमें होगा, तो अमीबा में विखंडन होता है। और मनुष्य में क्या होगा, तो निषेचन होता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ये अपनी वृद्धि करता है। तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ रहे हैं। दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होता है बच्चे। संयोजन, ध्यान दीजिए बच्चे, क्या होगा संयोजन अभिक्रिया में, क्या होता है सबको मैं बता रहा हूं। संयोजन, अब देखिए दोहरा विस्थापन, संयोजन दोहरा विस्थापन। और फिर देखिए, ठीक है, आपको दोहरा विस्थापन हो गया। फिर देखिए विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। फिर देखिए अपघटन, कौन सा,
अपघटन अभिक्रिया। चलिए सब पर हम बात कर लेते हैं। अपघटन, देखिए संयोजन में क्या होगा, तो दो पदार्थ मिल करके, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया, यानी दो पदार्थ मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोहरा विस्थापन क्या होगा, तो दो बार आयनों का विस्थापन होगा, दो बार आयनों का विस्थापन होगा। ध्यान में रखिए बच्चे, दो बार, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो बार आयनों का विस्थापन होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और देखिए विस्थापन क्या होगा, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर खुद ब खुद अभिक्रिया में जुड़ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अधिक क्रियाशील धातु, ध्यान में रखिए बच्चे, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद ब खुद अभिक्रिया में जुड़ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन क्या होता है, तो प्रकाश या उष्मा या ताप के द्वारा, ठीक है, आपको किसी यौगिक को हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देते हैं, तो इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो संयोजन के अपोजिट क्या होगा, अपघटन होगा। संयोजन के अपोजिट क्या होगा, अपघटन होगा। विक्षेपण देख लीजिए, विक्षेपण में क्या होता है, प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है, प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है, अवक्षेप बन जाता है। ध्यान में रखिए बच्चे कि किसी भी अभिक्रिया में क्या होगा, तो आपको एक मोटा सा परत बन जाएगा, किसका, तो मोटा सा परत बन जाएगा किसी भी पदार्थ का, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान में रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में किस खनिज कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर में क्या पाया जाता है बच्चे, डोलोमाइट पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाएगा। ये डोलोमाइट क्या होता है, तो बच्चे डोलोमाइट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है, CaCO3 इंटू MgCO3 होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क होता है। ध्यान में रखिए। चांदी का अयस्क क्या होता है, चांदी का अयस्क क्या होगा, तो चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटाइट, क्या होगा, अर्जेंटाइट या हॉर्न सिल्वर होता है, अर्जेंटाइट या हॉर्न सिल्वर होगा। लोहा का अयस्क क्या होगा, तो लोहा के मुख्य रूप से तीन अयस्क होते हैं, तीन नहीं चार अयस्क होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट होगा, और ये क्या होता है, Fe3O4 होता है। और उसके बाद क्या होता है, हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट होगा। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 हो जाएगा। और फिर क्या होता है, लिमोनाइट हो जाएगा, लिमोनाइट होगा। लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, Fe2O3 इंटू 2S2O, Fe2O3 इंटू 2S2O होगा। और अंत में आ जाइए सीडेराइट, क्या आ जाइए, सीडेराइट आ जाइए। सीडेराइट का फॉर्मूला क्या होता है, सीडेराइट का फॉर्मूला होता है Fe2CO3 होगा। तो बच्चे ये ध्यान में रखिएगा कि लोहा के कितने अयस्क, तो मुख्य रूप से तीन अयस्क पर मैंने चर्चा की। मैग्नेटाइट Fe3O4, ठीक है, आपको हेमेटाइट Fe2O3 और लिमोनाइट Fe2O3 इंटू 2S2, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं निम्न से कौन सा कथन सत्य है। अधातुएं धनायन बनाती है, गलत बात है। अधातुएं जो है ऋणायन बनाएगी, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये Cl- बनाएगा, तो अधातुएं धनायन बनाती, ये गलत है बच्चे, ठीक है। अधातुएं ऋणायन बनाती, ये सही है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ये भी सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती, ये भी सही है। तो बच्चे ये तीनों सही है, गलत कौन हो गया, तो आपको ए नंबर हो गया। अधातु है क्या, तो अधातु जो होता है, अधातु जो होगा वो क्या होगा, तो बच्चे आपको अधातु किसको कहते हैं, तो अधातु जो होता है, ठीक है, जिसके अंतिम कक्षा में क्या होगा, जिसके अंतिम कक्षा में क्या होगा, अंतिम कक्षा में क्या होगा, तो अंतिम कक्षा में बच्चे, ठीक है, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। होता है क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। अधातु, ठीक है, अधातु आवर्त सारणी के, ठीक है, दाएं भाग में स्थित होता है, आवर्त सारणी के दाएं भाग में स्थित होता है। आवर्त सारणी के कहाँ होगा, तो दाएं भाग में स्थित होता है, दाएं भाग में स्थित होता है। याद रखिए बच्चे, दाएं भाग में स्थित होता है। कहाँ स्थित होगा, तो दाएं भाग में स्थित होता है। आवर्त सारणी के दाएं भाग में यह स्थित होता है। जबकि धातु क्या होगा, तो आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित होता है। बच्चे अधातुएं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए SO2, जैसे CO2, ये सब क्या हुआ, अम्लीय ऑक्साइड हो गया। अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, जबकि धातु जो होगा वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है, तो 7 किलोमीटर यात्रा करने में बच्चे आपको पता है समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल ले लीजिए। दूरी क्या है, तो दूरी 7 किलोमीटर है, तो 7 गुना 1000 मीटर कर दीजिए, बटे 700 मीटर कर दीजिए। तो ये देखिए, ये 0 0 काट दीजिए, 2 शून्य कट गया यहाँ पर, और 7 काट दीजिए, यानी 10
सेकेंड लगेगा। कितना सेकेंड? 10 सेकेंड लगेगा। आंसर क्या होगा? आपको ए नंबर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उसके आधार पर मैंने ये निकाल लिया। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? बच्चे क्या होता है? संयोजकता कहते किसको हैं, और संयोजकता के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? तो संयोजकता जो होता है, एकदम याद रखिएगा, संयोजकता जो होता है यह क्या करेगा? तो बच्चे संयोजकता के बारे में बताया था कोसेल और लुईस ने, कोसेल और लुईस ने बताया था, ध्यान में रखिएगा। और कोसेल और लुईस ने बताया था। और ये संयोजकता होता क्या है? तो तत्व का परमाणु, किसका परमाणु? तत्व का परमाणु क्या करेगा? परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। निकटवर्ती ग्रहण करेगा, निकटवर्ती अक्रिय गैस की अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं बेटा। अब देखिए संयोजकता क्या होगा, तो आवर्त में संयोजकता क्या होगा? 1 2 3 और 4, 3 2 1, अंत में क्या होगा? 0। अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है आवर्त में, लेकिन वर्ग में संयोजकता नियत होता है। वर्ग में क्या होगा? वर्ग में नियत होता है। वर्ग में क्या होगा? तो बेटा एकदम याद रखिए, वर्ग में नियत संयोजकता होती है। संयोजकता यहाँ पर क्या होगा? तो नियत होगा, तो याद रखना है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, निकटवर्ती अक्रिय गैस आर्गन के स्टेट को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी? तो 1 हो गई। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए यहाँ देखिए, वह विकल्प चुनिए जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। मानव हृदय एक बंद मुट्ठी के समान आकार वाला होता है, एकदम सही है बच्चे, ठीक। वो रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से ठीक उनमें बहता है, एकदम सही है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा, रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ये भी सही है। और यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। तो बच्चे यहाँ ध्यान में रखना है आपको, क्या ध्यान में रखना है? कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? देखिए संवहनीय तंत्र के संदर्भ में यह सत्य है कि मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी के समान, ठीक है, बंद मुट्ठी जितना है बच्चे, ठीक है। क्या कह रहा है? मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, मानव हृदय का आकार जो है एक बंद मुट्ठी के समान नहीं होता, ये कह रहा है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बंद मुट्ठी के समान नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत हो गया। लेकिन मेरे अनुसार क्या होगा? मानव हृदय, ये देखिए मानव हृदय का इस तरह का संरचना होता है, इस तरह का संरचना होता है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाकी तो हमने पहले भी बताया है आपको, ठीक है। बार बार सेट्स में ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चे। तो रक्त एकदम पढ़ लीजिए, मानव हृदय पढ़ लीजिए, ठीक है। बार बार आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। और मानव हृदय में क्या होता है? तो 4 कोष्ठक होते बच्चे, ठीक है, 4 कोष्ठक होगा। ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं, नीचे वाले भाग को हम निलय कहते हैं। मानव हृदय का जो है बायां भाग शुद्ध होता है, दायां भाग क्या होगा? अशुद्ध होता है। बायां भाग शुद्ध होता है और दायां भाग क्या होगा? अशुद्ध होता है। मानव हृदय जो है एक जो है आवरण में ढका हुआ रहता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये याद रखिएगा बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे, ठीक है, गर्थ में वृद्धि होती है। तो जब भी वृद्धि होगा तो वृद्धि के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो आपको याद रखना है पार्श्व विभाज्योतक। कौन है? पार्श्व विभाज्योतक। गर्थ बोल रहा है, पार्श्व विभाज्योतक ये जिम्मेदार होगा, क्योंकि विभाज्योतक ही सेल डिवीजन करता है बच्चे, ठीक है। कोशिका का विभाजन करेगा तीव्र गति से, और आपको कोशिका का विभाजन करता है, ध्यान में रखिएगा, कोशिका का क्या करेगा? विभाजन करेगा, और तीव्र गति से आपको नए नए कोशिकाओं का निर्माण करने का काम करता है। शीर्ष विभाज्योतक, ये देखिए पौधे का शीर्ष भाग, ठीक है, क्या होगा? पौधे का शीर्ष भाग ये बढ़ाएगा, पौधे का शीर्ष भाग में वृद्धि करता है, शीर्ष भाग को बढ़ाता है, शीर्ष भाग में वृद्धि करता है। एकदम याद रखिए, शीर्ष भाग में क्या करेगा? वृद्धि करता है। चलिए, और पेरेन्काइमा जो है, पेरेन्काइमा क्या होता है? तो पेरेन्काइमा, ध्यान में रखिए बच्चा, पेरेन्काइमा में क्या होता है? तो इसमें तो स्पंजी होगा, क्या होगा? स्पंजी होगा पेरेन्काइमा, और ठीक है बहुत सारा स्पेस खाली होता है। अंतर्वेशी विभाज्योतक, तो पत्तियों में देखिए आधार तल का वृद्धि जो करेगा, कौन करेगा? तो पत्तियों में आधार तल की वृद्धि करता है अंतर्वेशीय विभाज्योतक करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? बच्चे H2SO4 को हम क्या कहते हैं? तो H2SO4 को हम कहते हैं क्या? तो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे, और इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, रसायनों का राजा कहते हैं इसको। और याद रखना है आपको, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। और ये देखिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो 1 × 2, ठीक है, प्लस सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का, ठीक है, आपको 16 ×
16 गुना 4 कर दीजिए, 16 चौको 64, 64 32 कितना 96, 96 2 98, 98 यू हो गया बच्चे। तो देखिए कहाँ पर है 98 यू, तो ये ध्यान में रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहलाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है। बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या कहलाएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहता है। कशिश का तेल भी यह कहलाता है, तो याद रखनी चाहिए आपको, किसका कहलाएगा, कशिश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो बच्चे विकास का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि देखिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? तो बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था डार्विन ने। मेंडल ने क्या किया था? तो आनुवंशिकता, अनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, अनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। अनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है, आपको मेंडल ने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने सिद्धांत दिया था बेटा। तो सिद्धांत दिया, और ये भी ध्यान में रखिए कि ठीक है, आपको चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था क्या, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था इन्होंने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था किसने? तो आपको मेंडल और डार्विन ने लिखा था बच्चे। इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताया था, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कंडक्टर के प्रतिरोध के विपरीत रूप से प्रभावित होता है बच्चे? तो विपरीत रूप से प्रभावित होता है, विपरीत रूप से प्रभावित होता है बच्चे। यहां देखिए, थोड़ी सी बात मेरी समझिएगा, ठीक है। कंडक्टर का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर हो गया प्रतिरोध, और मैंने बताया है कि देखिए प्रतिरोध प्रभावित होता है, कैसे प्रभावित होता है? प्रतिरोध प्रभावित होता है, ठीक है। यहां देखिए सबसे पहले प्रभावित होता है किससे? तो बच्चे एक नंबर हो गया तापमान से। तापमान बढ़ेगा तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा ये प्रभावित होगा किससे? तो लंबाई से। और आपको मैंने पढ़ाया है कि देखिए प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लंबाई के। और तीसरा मैंने बताया है क्षेत्रफल से क्षेत्रफल से भी प्रभावित होगा। और क्षेत्रफल क्या होता है? प्रतिरोध इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/एरिया के। तो यहां देखिए क्या कर रहा है तीसरा। चौथा देखिए क्या होगा बेटा? तो ये होगा आपको, ठीक है, प्रतिरोध आपको, ठीक है, चालक तार की प्रकृति से भी प्रभावित होता है। प्रकृति कैसा है उससे भी प्रभावित होगा। तो जरा क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंडक्टर का क्या प्रभावित नहीं होगा। तो ध्यान में रखिए बेटा क्या होगा। तो यहां पर याद रखना है आपको कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया होगा। तो एरिया जब भी चर्चा करेंगे तो आर बराबर रो एल बाय ए हो गया। यहाँ रो क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोधकता है बच्चे, विशिष्ट प्रतिरोधकता है या प्रतिरोधकता है। तो आर, ठीक है, किसके विपरीत प्रोपोर्शनल होगा? तो आपको क्षेत्रफल के। तो आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या होगा? क्षेत्रफल। यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घट जाएगा, इसीलिए क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कंडक्टर के प्रतिरोध के विपरीत रूप में यह प्रभावित करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, आप देखिए बच्चे, सापेक्ष घनत्व की बात कर रहा है। सापेक्ष घनत्व रिलेटिव डेंसिटी हो गया। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? तो वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व होता है, इसका अनुपात होगा। जल का घनत्व का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं किसके द्वारा? मापते हैं, ध्यान में रखिएगा, मापते हैं आपको हाइड्रोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर यंत्र के द्वारा इसको मापेंगे। और इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, कोई मात्रक या बीमा नहीं होता, कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। किसका? तो बच्चे, ठीक है, आपको सापेक्षिक घनत्व का। यहाँ देखिए सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता, सत्य है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक गलत बात है, ठीक है, ये गलत है, गलत है, गलत है, कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, ये सामान्य चीजों का अनुपात है। ये वस्तु का घनत्व बटे जल के घनत्व का क्या है? अनुपात है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान में रखना है बच्चे। आगे देखते हैं, दृढ़ उत्तक डैश से बना होता है। दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक क्या होता है बच्चे? तो आपको पता है दृढ़ उत्तक मतलब स्क्लेरन कायमा, और स्क्लेरन कायमा मतलब क्या हो गया? तो स्क्लेरन कायमा मतलब हो गया कि यह किसका बना होगा? तो ये मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली कोशिकाओं द्वारा बना होता है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, ये क्या होगा? तो
ठीक है, निर्जीव कोशिकाओं का बना होगा, निर्जीव कोशिकाओं का बना होगा। तो ये याद रखना है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दृढ़ ऊतक किसका बना होता है, तो निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। और इसको क्या बोलते हैं, तो बेटा इसको बोलते हैं स्क्लेरेन कायमा कहते हैं, स्क्लेरेन कायमा कहते हैं। और ये क्या बना हुआ है, तो दृढ़ कोशिकाओं का बना होगा, दृढ़ कोशिकाओं का बना होगा, एकदम याद रखिएगा, दृढ़ कोशिका का बना होता है, दृढ़ कोशिका का बना होता है। और ये याद रखना है बच्चे, बनता है। और इसमें जनरली स्क्लेरेन कायमा में क्या होता है, तो लिग्निन, लिग्निन भरा होता है जो इसको कठोर बनाने का काम करता है। क्या भरा हुआ रहता है, लिग्निन भरा हुआ रहता है बच्चे, लिग्निन भरा हुआ रहेगा जो इसको कठोर बनाने का काम करता है। आरबीसी आपको पता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परिवहन करता है बच्चे, ऑक्सीजन परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पोषक पदार्थों को ठीक है परिवहन करने का काम करेगा। जबकि डब्ल्यूबीसी ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम कौन करेगा, तो डब्ल्यूबीसी करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यहाँ देखिए पीवीसी, पीवीसी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पीवीसी थोड़ा सा देख लीजिए, पीवीसी ठीक है आपको क्या है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। और इसका उपयोग बेटा किस में करते हैं, तो पीवीसी जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड ये क्या होता है, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं किस में, तो पाइप में, पाइप बनाने में, पाइप में। और ये क्या होता है, तो बच्चे पाइप में करेंगे, स्विच में करेंगे, इलेक्ट्रिक स्विच में करते हैं ठीक है, या तार में करते हैं बच्चे, तार में करते हैं, ध्यान में रखिएगा। स्विच में बेकेलाइट का यूज करते हैं, तार में करते हैं जनरली इसका यूज, इलेक्ट्रिक वायर में। और याद रखिए बार बार आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा किसका बना होता है, तो ये बहुलक है, विनाइल क्लोराइड का यह बहुलक है, या विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। तो ये देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी ध्यान में रखना है बच्चे, पीवीसी किसका है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। जरा इस पर देख लीजिए बेटा, दो तीन बातें आपको ध्यान में रखना है। बेकेलाइट किसका बहुलक होता है, कंडेंस्ड बहुलक है बेकेलाइट, और बेकेलाइट बहुलक होता है किसका, तो ये होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, फिनॉल और प्लस क्या फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का यह बहुलक होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक होगा। अब देखिए क्या होगा, दूसरा देख लेते हैं ठीक है, पॉलीथीन, पॉलीइथीन, पॉलीथीन ठीक है किसका बहुलक होगा, तो इथीन का बहुलक होता है, इथीन का बहुलक होगा, इथीन का बहुलक होता है, ये याद रखना है आपको। फिर देख लीजिए आपको टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन जो है बेटा ये किसका बहुलक होता है, तो ये CF2 यानी ठीक है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, यानी ठीक है आपको इथीन, ये क्या होगा, तो टेफ्लॉन जो है ठीक है आपको ये कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक होगा, कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक होगा, कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक होता है। बच्चे एक चीज और ध्यान में रखिए, फ्लोराइड का बहुलक होगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि आपका जो है बेकेलाइट तो हो गया ठीक है, आपका नायलॉन किसका बहुलक होता है, नायलॉन 6 ध्यान रखिएगा, नायलॉन 6 किसका बहुलक होगा, नायलॉन 6 जो है डब्ल्यू कैप्रोलेक्टम होता है, डब्ल्यू कैप्रोलेक्टम का बहुलक होता है, डब्ल्यू कैप्रोलेक्टम का बहुलक होता है, ये याद रखिएगा, डब्ल्यू कैप्रोलेक्टम का बहुलक होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या देखिए क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे जब भी दो वस्तु, ये देखिए एक वस्तु है द्रव्यमान m1 और दूसरा वस्तु द्रव्यमान क्या हुआ m2, दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो बल समानुपाती m1 इंटू m2, और उसके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला लीजिए, F बराबर क्या होगा, तो G m1 m2 बटा क्या होगा r² हो गया, जहां G क्या है, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, G का मान जो है, G का मान ये कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 ठीक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल है, दो वस्तुओं के बीच ठीक है लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जबकि विद्युत चुंबकीय बल याद रखिएगा आवेश के कारण होता है, आवेश के कारण होता है बेटा, विद्युत चुंबकीय बल आवेश के कारण होगा। अभिकेंद्रीय बल किसके कारण होगा, तो मान लीजिए कि कोई कण ठीक है वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाले कण को, लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। FC बराबर होता है mv² बटा क्या होगा, r होगा, FC बराबर क्या होगा, mv² बटा क्या होगा, r होगा। तो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कूलम्ब किसकी इकाई है, तो बच्चे आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या होती है, कूलम्ब होती है। विद्युत प्रवाह क्या होगा, I बराबर Q/T होता है, यानी कूलम्ब पर सेकेंड होता है, इसी को बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर कहते हैं। जबकि प्रतिरोध क्या होगा, तो R बराबर क्या होता है, V/I होता है, और वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा।
और इसे ही क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। व्यक्ति जबकि संभावित अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है, तो जूल पर कूलम्ब होता है, जूल पर कूलम्ब होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 330 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है, यानी 1/2 m का मान कितना हुआ 30, m का मान कितना हुआ 2 और गुना क्या 30 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चे ये देखिए 2 को काट दीजिए, 30 से सही 900 जूल ऊर्जा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 900 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहाँ देखिए डैश को भरते समय डैश को आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है, इसलिए उन्हें उच्च दाब पर एक वेसल के अंदर भर दिया जा सकता है। यह गुण डैश उनको सुविधाजनक तरीके से छोटे से कंटेनर या सिलेंडर में भरने और वह भी ठीक है अधिक मात्रा में भरने की अनुमति देता है। इससे उन्हें दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। तो बच्चे ये ध्यान में रखिएगा कि हम क्या करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा क्या होगा, गैस कंटेनर गैसीय अवस्था में रहता है, जिसको ठीक है सुविधाजनक तरीके से भरा जा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, गैस कंटेनर को भरते समय ठीक है गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, इसलिए उन्हें उच्च दबाव पर एक वेसल के अंदर भर दिया जा सकता है। यह गैसीय गुण उनको सुविधाजनक तरीके से छोटे से कंटेनर या सिलेंडर में भरने और वह भी अधिक मात्रा में भरने की अनुमति देता है। इससे उन्हें दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। तो ये C नंबर इसका आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, लगातार जुड़े हुए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।